हेलो मेरे क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स फॉर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 9 है द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सोल्यूट्स सॉल्वेंट्स एंड सोल्यूशन, उसका एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है हाउ मच सोल्यूट कैन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिजॉल्व। एक जो हमारा सॉल्वेंट है जो एक रिमेनिंग एक टेम्परेचर पे है वो कितना जो है सोल्यूट डिजॉल्व कर सकता है खुद में, और ये भी जानेंगे कि क्या टेम्परेचर जो है वो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है ये भी जो है मैं आपको बताऊंगी। इसके पहले के लेक्चर में सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर वो लेक्चर आपको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो एक एक्टिविटी करेंगे पहले समझने के लिए कि कितना जो है सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर सकते हैं एक फिक्स टेम्परेचर पे किसी सॉल्वेंट में। ठीक है, तो हमको इसके लिए क्या लेना है, एक क्लीन जो है ग्लास टम्बलर लेना है। अब हमको जो है कांच का आप नॉर्मल ग्लास ले सकते हैं और उसको जो है आधा पानी से क्या करना है, उसमें आधा जो है पानी फिल कर देना है। अब उसमें 1 स्पून सॉल्ट डालिए और उसको जो है अच्छे से स्टर करिए और तब तक स्टर करना है जब तक कि वो जो हमारा सॉल्ट है वो इस सॉल्यूशन में क्या हो जाए, अच्छे से वो इस सॉल्वेंट में जो कि यहाँ पर वाटर है उसमें जो है अच्छे से डिजॉल्व ना हो जाए, बिल्कुल अच्छे से घुल ना जाए। ठीक है, अब उसके बाद जब पहला स्पून ऑफ हमारा सॉल्ट उसमें घुल गया है तो हम क्या करेंगे, 1 और स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें फिर हमने क्या किया, 1 और स्पून सॉल्ट ऐड किया और उस टम्बलर में और जो है उसको स्टर किया। अब हमको ऑब्जर्व करना है कि हम कितने सॉल्ट के जो स्पून्स हैं, कितने स्पून ऑफ सॉल्ट जो है वो हम ऐड करते जाएंगे, डिसॉल्व करते जाएंगे और फिर ऐड करते जाएंगे। हम ये जो है कितना कर सकते हैं कि अब जो है एक पॉइंट ऐसा आ गया, कितने स्पून फुल सॉल्ट के बाद एक पॉइंट ऐसा आ गया कि अब जो है हमारा जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व होना उस वाटर में बंद हो गया। इस ग्लास जो है इसमें जो आधा पानी है इसमें हम कितनी चम्मच जो है हम सॉल्ट जो है डिसॉल्व कर ले, उसके बाद जो है और सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो पाए, ये कितने चम्मचों के बाद हो रहा है ये हमको जो है रिकॉर्ड करना है और अपनी जो टेबल है इसमें क्या करना है, फिल करना है कि पहले कितने जो है आपने चम्मच अपना सॉल्ट लिया है और कि जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व हो रहा है या फिर नहीं डिसॉल्व हो रहा है। तो 2-3-4 चम्मच जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट जब डिसॉल्व हो जाएगा उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस एक्टिविटी से रिलेटेड कि कितने स्पून ऑफ सॉल्ट जो है आप डिसॉल्व कर पाए, कि जो है डिसॉल्व होना अब सॉल्ट बंद हो गया, और ये क्या दिखा रहा है कि कैपेसिटी जो हमारे वाटर की है सॉल्ट डिसॉल्व करने की वो कितनी है, क्या ये यही दिखा रहा है कैपेसिटी जो है डिसॉल्व करने की, उसको क्या कहते हैं, आइए जो है समझते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इनिशियली जब आपने जो है पहला स्पून दूसरा स्पून सॉल्ट डिसॉल्व किया तो वो जो सॉल्ट था वो पूरा का पूरा जो है वाटर में डिसॉल्व हो जा रहा था और एक सॉल्यूशन जो है फॉर्म कर रहा था। ठीक है, आफ्टर एडिंग अ फ्यू मोर स्पून्स ऑफ सॉल्ट, उसके बाद जब आपने थोड़े और जो है सॉल्ट के स्पून उसमें ऐड किए तो क्या हुआ, a stage comes when the added salt does not dissolve completely and the undissolved salt settles at the bottom। अब जब आपने जो है थोड़े और टाइम के बाद जब थोड़ा और सॉल्ट उसमें डिसॉल्व हो गया, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जो है अब सॉल्ट डाल रहे हैं, उसको स्टर कर रहे हैं, लेकिन अब जो वो सॉल्ट है वो उसमें घुल नहीं रहा है, वो जो है डिसॉल्व नहीं हो रहा है और वो जो हमारी ग्लास है उसके बॉटम पर जाकर क्या हो जा रहा है, सेटल हो जा रहा है, वो उसमें घुलना बंद हो गया है। ये इंडिकेट करता है कि जो वाटर है अब उसके पास कैपेसिटी नहीं बची है। क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा वाटर है अब उसके पास फर्दर और सॉल्ट खुद में डिसॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं बची है। ठीक है, दिस इंडिकेट्स दैट वाटर कैन नो लॉन्गर डिसॉल्व एनी मोर सॉल्ट बिकॉज इट हैज रीच्ड इट्स लिमिट। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि वाटर अब जो है और सॉल्ट नहीं जो है डिसॉल्व कर सकता है खुद में, क्यों,
क्योंकि उसमें जो है अब उसके पास लिमिट नहीं बची है, उसके पास अब स्पेस नहीं है कि वो जो है डिसॉल्व कर पाए सॉल्ट को खुद में। ठीक है, जो सॉल्वेंट की कैपेसिटी होती है डिसॉल्व करने की सोल्यूट को खुद में, वो मतलब बिल्कुल फिक्स्ड होती है, डेफिनिट होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट लिया है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है, तो उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसमें भी एक ऐसा टाइम आएगा कि जो है सॉल्ट अब फर्दर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर हुई है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो हमारे जो सॉल्वेंट हैं, लिक्विड सॉल्वेंट जो है, जैसे यहाँ पर वाटर का एग्जाम्पल है, उसकी जो कैपेसिटी है खुद में चीज़ों को डिसॉल्व करने की, खुद में किसी सोल्यूट को डिसॉल्व करने की, वो कैसी है, वो जो है इनफाइनाइट नहीं होती है। ठीक है, द सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अभी ये कैपेसिटी बची हुई है कि उसमें जो है फर्दर और सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का क्या मतलब होता है, चलिए मान लीजिए बहुत एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल से हम जो है एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आप पढ़ने बैठे हैं, शुरुआत के जो है 3-4 घंटे जो है आपने 3-4 घंटे का टारगेट लिया है, शुरुआत के 15 मिनट आधा घंटा क्या होता है, हमारा पढ़ाई में मन लगता है, मज़ा आता है पढ़ने में, लेकिन जैसे जैसे जो है टाइम बीतता जाता है आप क्या होते हैं, थकने लगते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि अब हम सैचुरेट हो गए हैं, अब जो है ब्रेक लेना पड़ेगा। क्यों, सैचुरेट होने का क्या मतलब है, अब जो है और जो मेरा ब्रेन है वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, उसके पास अब कैपेसिटी खत्म हो गई है। अब जब हम उसको ब्रेक लेंगे तो वापस से कैपेसिटी बिल्ड होगी, तब हम और पढ़ेंगे। और अगर अनसैचुरेटेड की बात करें तो बिल्कुल अभी जो है पूरी फ्रेश है, हमारा माइंड जो है बिल्कुल फ्रेश है और हम क्या कर रहे हैं, थके हुए नहीं है, तो हम जो है अच्छे से जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको अब्जॉर्ब कर पाएंगे, ग्रास्प कर पाएंगे। तो ऐसे ही होता है सॉल्यूशन के साथ कि अगर मान लीजिए कोई हमारा ग्लास है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें हमने 1-2 स्पून जो है डाल दिया क्या, सॉल्ट, और उसको मिक्स कर दिया, तो अभी उसके पास और कैपेसिटी बची हुई है कि वो और सॉल्ट अपने आप में जो है डिसॉल्व कर ले, तो वो कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा, वो जो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अब इसमें जो है डेफिनेशन अगर कभी भी आए तो आपको एक चीज जरूर मेंशन करनी है, वो क्या है, एट अ गिवन टेम्परेचर। ये एक ही टेम्परेचर की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि जब आपने जो है उसी सॉल्यूशन को गर्म कर दिया या ठंडा कर दिया उससे जो है चेंज हो जाती है उसकी अपने अंदर चीजों को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी। ठीक है, तो एक फिक्स टेम्परेचर पे अगर आप बात करें तो जो सॉल्यूशन है जिसमें एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अभी आप जो है और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं एक फिक्स टेम्परेचर पे, उसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। हाउएवर जब ये सॉल्यूट जो है डिसॉल्व होना बंद हो जाता है और जो है बॉटम में जाके उस वेसल के सेटल होने लगता है, तब इसी सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर भी जो है फिक्स टेम्परेचर की बात हो रही है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया कि एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर कि आप जो है अब फर्दर ऐड नहीं कर सकते हैं, अब फर्दर जो है डिसॉल्व होना बंद हो गया है सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन उस फिक्स टेम्परेचर पे। ठीक है, तो जो अमाउंट है सोल्यूट का जो कि प्रेजेंट है एक क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में या फिर सॉल्वेंट में, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। एक जैसे यहाँ पर हमने किसका एग्जाम्पल लिया था, हमने लिया था सॉल्ट वाटर का, तो जितना उस जो वाटर है हमारा, मान लीजिए 100 ml जो वाटर है उसमें हमने कितना सॉल्ट डाला है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कि कितना ज्यादा हमने डाला है तो वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो जितना सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट में प्रेजेंट है वो क्या है, वो उस सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो अब जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो हमारे इस एग्जाम्पल में कहाँ पर सेट हो रहा है, आइए देखते हैं।
अब एक और चीज कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कि डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। अब किसी भी चीज में कितना सोल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है, किसी भी सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अब कोई ऐसा जो हमारा सॉल्वेंट है जिसमें 4 स्पून जो है हमने सॉल्ट डाला, एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें हमने जो है सिर्फ 1 स्पून सॉल्ट डाला, तो 1 स्पून सॉल्ट मतलब कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो एक सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ। अभी इसके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है कि ये और जो सोल्यूट है उसको डिसॉल्व कर सके। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमने 4 स्पून जो है सॉल्ट डाला था, तो उसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब कि यहाँ पर सॉल्ट जो सोल्यूट है हमारा उसका अमाउंट ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो ये कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसकी कैपेसिटी जो है कम है। अब इसमें और सोल्यूट जो है थोड़ा बहुत घुलेगा, ज़्यादा नहीं घुलेगा, और इसकी जो अपने आप में डिसॉल्व करने की जो कैपेसिटी है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कम है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है किसी एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, उसके हिसाब से जो है हम कह सकते हैं कि एक जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, मतलब कि उसमें कम सोल्यूट प्रेजेंट है, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब कि उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड जो है वो रिलेटिव टर्म्स हैं। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन देखने के लिए आपको जो है एक रेफरेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी कि किसके रेफरेंस में जो है ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, वो जो है कंपैरेटिव टर्म है। सो वन कैन से इन एक्टिविटी 9.1 द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 1 स्पून ऑफ सॉल्ट इज डाइल्यूट। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया था अभी सॉल्ट का, उसमें जब एक आपने स्पून डाला था सॉल्ट का तो वो कैसा था, डाइल्यूट। और किससे कंपेयर कर रहे हैं, compared to that obtained by dissolving 2 or more spoons of salt। किससे कंपैरिजन में डाइल्यूट है ये, जब हमने उसमें और ज़्यादा अमाउंट ऑफ 2 या 2 से ज़्यादा स्पून ऑफ सॉल्ट जब डाला तो वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड। और उसके कंपैरिजन में जो हमारा 1 स्पून ऑफ जो सॉल्यूशन था जिसमें 1 स्पून सॉल्ट डला हुआ था वो कैसा कहलाएगा कि वो डाइल्यूट है। उसके पास कम सॉल्यूट है, इसके पास ज़्यादा है, तो कम सॉल्यूट वाला डाइल्यूट है और ज़्यादा वाला कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, कैन यू नाउ रिफ्लेक्ट विच सोल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, 2 spoons of salt in 100 ml water और 4 spoon of salt in 50 ml of water। तो क्या अब आप यहाँ से ये जो एग्जाम्पल है इससे बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन जो है ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट जितना उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो पहला देखिए क्या है, पहला है 2 spoon of salt कितने, 100 ml of water, और दूसरा क्या है 4 spoon of salt in 50 ml of water। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे, आप जब कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा 0.02। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका आएगा 0.08। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया 0.08। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टर्म है, ठीक है, वो कैसा है, ज़्यादा आया। 0.08 0.02 से क्या होता है, बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है कौन सा वाला, ये 50 ml ऑफ वाटर वाला। ठीक है, ये जो 50 ml ऑफ वाटर वाला सॉल्यूशन है इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या आया, 0.08 आया। तो अब ये जो है क्या है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है एज कंपेयर टू 2 स्पून ऑफ सॉल्ट इन 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या है, कितना जो है हमारा सॉल्वेंट प्रेजेंट है, कितना जो है उसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सॉल्यूशन या फिर क्या है सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको क्या बताना है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी जो है क्या यूनिट होगी। ऑलराइट, आ गई बात समझ में। आइए फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं। और अगर मान लीजिए कि ये जो आप कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट निकाल रहे हैं वो अगर आपकी अलग आ रही है, किसी और स्टूडेंट की अलग आ रही है, तो उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो किस टर्म्स में दिया हुआ है इस पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ जो आपको समझनी है, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर सॉल्ट है और सॉल्ट का क्या दिया होगा, मास दिया होगा, हो सकता है वो ग्राम्स में हो, तो यहाँ पर क्या आएगा, मास, ठीक है। और हम किस में जो सॉल्वेंट है वो क्या है हमारा, वो हमारा है लिक्विड, वो हमारा वाटर है, तो उसका हम वॉल्यूम किस में निकालेंगे, ml में निकालेंगे, तो मतलब कि क्या है, वॉल्यूम है, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो हम निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है। अब बात करें कि मान लीजिए लिक्विड लिक्विड है तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा। तो इस चीज़ में जो है बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि इसकी यूनिट जो है वो क्या होगी, ठीक है। आ गई बात समझ में, ये जो है आपको बस पता होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब from activity 9.1 we can say that maximum amount of solute that dissolves in a fixed quantity of solvent is called its solubility। अब solubility क्या होती है, जितना जो है कैपेसिटी है किसी सॉल्वेंट की, सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। फिर से देख लेते हैं कि जो अमाउंट है सॉल्यूट का जो कि आप डिसॉल्व कर सकते हैं एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है, और एक गिवन टेम्परेचर पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी की। अब मतलब ये जो सॉल्यूशन है इसमें अब और जो हमारा सॉल्यूट है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता है, तो किसी भी जो सॉल्वेंट है उसकी कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि वो किसी सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले एक गिवन टेम्परेचर पे, कि अब उसमें और फर्दर सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, उस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी कहते हैं, उसकी कैपेसिटी होती है ये, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। अब ये जो सॉल्युबिलिटी है अलग अलग जो है हमारे सॉल्वेंट्स की अलग अलग होगी, कोई हो सकता है ज़्यादा डिसॉल्व कर पाए सेम अमाउंट सेम टेम्परेचर पे, कोई हो सकता है कम कर पाए। तो ये जो सॉल्युबिलिटी है, अगर मान लीजिए वाटर की ही सिर्फ बात करें तो उसका हमने अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो उस पर क्या कोई इफेक्ट आता है, क्या उसकी जो अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है क्या वो कम या ज़्यादा होती है, आइए देखते हैं। तो क्या टेम्परेचर अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, आइए पता लगाते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। आपको 50 ml वाटर लेना है एक ग्लास के बीकर में और उसको जो है मेजर करना है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर जो है आपको मेजर करना है एक थर्मोमीटर से, और मान लीजिए कि उसका टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्री है। आपने क्या कर लिया कि एक जो है हमने ले लिया बीकर, उसमें पानी डाल दिया और मान लीजिए कि अभी वो जो पानी है वो कितने पर है, 20 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। अभी तक याद हो जाना चाहिए बेकिंग सोडा का क्या जो है नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब हमने बेकिंग सोडा को क्या किया, पानी में डाला और उसको जो है बिल्कुल अच्छे से स्टर कर लिया, और तब तक किया जब तक वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो गया। अभी हम जो है कुछ हीट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल एक बीकर में पानी है उसमें हमने बेकिंग सोडा डाला है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा बेकिंग सोडा जो है आप ऐड करते रहिए उस वाटर में और जो है उसको स्टर करते रहिए, मिक्स करते रहिए, और तब तक करना है कि जब तक वो पूरा जो है क्या नहीं बन जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाए। अब तक आपको पता चल गया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, मतलब कि अब उसमें उसको तब तक हमको बेकिंग सोडा ऐड करते रहना है, एक जो है हमारा जो बीकर में पानी है उस पे जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब कि फिक्स टेम्परेचर पर है, उसमें हमको जो है स्टर करते जाना है, तब तक करना है जब तक कि उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वहाँ तक पहुँच जाए कि अब जो है उसमें फर्दर जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, वो जो है सेटल होता जा रहा है, कहाँ पर, बॉटम ऑफ द बीकर पे। हमने तब तक क्या किया, बेकिंग सोडा को जो है डिसॉल्व कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब कंटेंट्स जो हैं उनको
हीट करना है। अब क्या करना है, अब जो हमने वही सोल्यूशन, अब उसको जो है सोल्यूशन चेंज नहीं करना है, वही सोल्यूशन जिसमें अभी तक बेकिंग सोडा डाल रहे थे हम, और अब जो बेकिंग सोडा है वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पे, उसको अब हमको हीट करना है। जब आप हीट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो आप हीट कर रहे हैं कहाँ तक, 50 डिग्री सेल्सियस तक। व्हाट हैपेंस टू द अनडिसॉल्व्ड बेकिंग सोडा, आप जो है क्या देख रहे हैं कि जो वहाँ पर पहले क्या था कि नीचे जो है बेकिंग सोडा अनडिसॉल्व फॉर्म में क्या हो गया था, सेटल हो गया था। अब क्या होगा, आप देखेंगे कि वो जो बेकिंग सोडा है वो क्या हो गया है, वो डिसॉल्व हो गया है। वो जो नीचे बेकिंग सोडा था अब वो जो है गायब हो गया है, वो उस सॉल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ने के बाद डिसॉल्व हो गया है। ठीक है, कंटिन्यू एडिंग मोर बेकिंग सोडा while stirring at this temperature until some solid baking soda remains undissolved। अब 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या करना है हमको, अब टेम्परेचर और नहीं बढ़ाना, 50 ही रखना है, और हमको क्या करना है कि उसमें और बेकिंग सोडा डालना है, स्टर करना है, बेकिंग सोडा डालना है, स्टर करना है। और कब तक करना है, जब तक कि ये सॉल्यूशन भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाए, मतलब कि अब उसमें जो है फर्दर और बेकिंग सोडा ऐड नहीं हो पाए और बेकिंग सोडा जो है बेस ऑफ द वेसल पे जाकर सेटल होने लग जाए। ठीक है, अब क्या करना है, वापस से हीट करना है इसको 70 डिग्री सेल्सियस तक। अब जब हमने 50 डिग्री सेल्सियस पे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया है तो हमको उसको कहाँ तक ले जाना है, हीट करके 70 डिग्री सेल्सियस तक, और जो है उसको कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा अनडिसॉल्व जो बेकिंग सोडा बचा था वो जो है क्या हो गया, वो भी डिसॉल्व हो गया। तो यहाँ से आप जो है क्या सीख रहे हैं, यहाँ से जो वाटर है 70 डिग्री सेल्सियस पर वो डिसॉल्व कर रहा है क्या, हमारा और ज़्यादा बेकिंग सोडा दैन कंपेयर टू 50 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 डिग्री सेल्सियस। तो क्या सीखा यहाँ से हमने कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है अपने अंदर सोल्यूट को डिसॉल्व करने की जो कैपेसिटी है वो भी वो सॉल्वेंट बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या सीखा हमने कि जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी लिक्विड का। ठीक है, तो वाटर जो था 70 डिग्री सेल्सियस पे वो डिसॉल्व कर रहा है ज़्यादा बेकिंग सोडा एज कंपेयर टू वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। द अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा डिसॉल्व्ड इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज इवन लेसर। तो सबसे कम जो है कैपेसिटी, सबसे कम सॉल्युबिलिटी 20 डिग्री सेल्सियस पे थी, फिर जो है 50 डिग्री और सबसे ज़्यादा 70 डिग्री पर थी। तो जैसे जैसे जो है टेम्परेचर बढ़ता है जो उस सॉल्यूशन की, उस सॉल्वेंट की कैपेसिटी है अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, वो क्या होती है, वो भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है लिक्विड की। It has been found that for most of the substances the solubility increases with an increase in temperature। ये क्या, बहुत सारे जो ऐसे substances हैं उनके साथ क्या होता है कि जो solubility है वो सब जो temperature है उसके साथ क्या होती है, उसके साथ increase होती है। temperature increase हो रहा है तो solubility भी जो है increase होती है। ठीक है, we can also say that a saturated solution at a particular temperature behaves as an unsaturated solution if the temperature is increased। हम और क्या कह सकते हैं कि एक टेम्परेचर पे जो सॉल्यूशन सैचुरेटेड था जब उसका टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हो गया, अब उसके पास और कैपेसिटी आ गई अपने अंदर सॉल्यूट को जो है डिसॉल्व करने की। मतलब कि एक टेम्परेचर पे जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था और जब उसका टेम्परेचर बढ़ा तो वो अनसैचुरेटेड हो गया, अब वो और डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखने लगा। ठीक है, तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जा रहा है। ऑलराइट, heating a saturated solution might allow more solute to dissolve, thus
the unsaturated at higher temperature but on cooling may lead to प्रेसिपिटेशन। अभी बताती हूँ इस वर्ड का क्या मतलब है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट कर रहे हैं तो क्या होता है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी वजह से अब उसमें जो है और सोल्यूट को आप डिसॉल्व कर सकते हैं। और वो कैसा बिहेव करता है, हायर टेम्परेचर पे अनसैचुरेटेड की तरह बिहेव करता है, ये हमने अभी देखा। और अब उसी सॉल्यूशन को जब आप जो है ठंडा कर देंगे, गर्म करने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी, ठंडा करने पे क्या होगा, जो चीज डिसॉल्व हुई है वो वापस से जो है बॉटम पर आकर जो है निकल जाएगी, वापस से जो है वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रेसिपिटेशन। मतलब कि जो चीज पहले डिसॉल्व हो गई थी अब वो सॉल्यूट वापस से आपको वाटर में दिखने लगेगा, अनडिसॉल्व फॉर्म में जो है आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर आपने कम कर दिया है। टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर कम करने पर लिक्विड की सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आवर साइंटिफिक हेरिटेज में जो है हमको क्या पढ़ना है। वाटर जो है वो हमारा जो है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर को मेजरली जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो बहुत सारे सॉल्यूट्स को जो है अपने अंदर क्या करता है, डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो वाटर जो है वो प्राइमरीली यूज किया गया है सॉल्वेंट किस में, प्रेपरेशन ऑफ मेडिसिनल फॉर्मुलेशन इन आयुर्वेद, सिद्धा एंड अदर ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। तो वाटर जो है उसको हमने एज बेस, एज फाउंडेशन बहुत सारी मेडिसिनल प्रैक्टिसेस में यूज किया है, मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए, आयुर्वेदा में, सिद्धा में और भी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस चलती हैं इंडिया में मेडिसिन से रिलेटेड उसमें। ठीक है, additionally drug formulation have been prepared using hydroalcoholic extracts of the herbs। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो ड्रग्स फॉर्मुलेशन है, जो हमारी मेडिसिन अभी जो नेचुरल फॉर्म में है, क्रूड फॉर्म में है, ठीक है, उनका जो फॉर्मुलेशन, जो हम उनसे दवाइयाँ बना रहे हैं वो कैसे बनती हैं, वो जो है वाटर और एल्कोहलिक, ठीक है, दोनों चीज़ों को, वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर और एल्कोहलिक मतलब एल्कोहल, ये जो है हमारा प्योर एल्कोहल को हम क्या करते हैं, एज प्रिजर्वेशन, एज जो है बेस हम यूज करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन को जो है हम जो है हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट के साथ जो है क्या करते हैं, कोई ड्रग को बनाने में एज बेस यूज करते हैं। ठीक है, अब जो इंडियन सिस्टम है हमारी मेडिसिन का वो रेफर करता है क्या, बहुत आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी कि यूज़ होती हैं ऑयल, घी, दूध और अदर चीज़ें कैसे, सॉल्वेंट की तरह ड्रग फॉर्मुलेशन में। ठीक है, जो ड्रग्स का जो फॉर्मुलेशन का बेस है उसमें और भी चीज़ें हैं, सिर्फ वाटर नहीं, और जो हमारा हाइड्रो एल्कोहलिक प्रेपरेशन है सिर्फ वो नहीं होता है, घी का यूज़ होता है, मिल्क का यूज़ होता है, वाटर है, ऑयल है, ये सारी चीज़ें भी ड्रग फॉर्मुलेशन में यूज़ होती हैं। और इससे हम क्या करते, इससे क्या हेल्प मिलती है, हम जो है थेरेप्यूटिक बेनिफिट, जो हमारी क्योरेटिव पावर है किसी ड्रग की, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम जो है निकाल कर बाहर लाते हैं और उसको हम हेल्थ बेनिफिट्स में यूज़ करते हैं, अपनी ड्रग को जो है हम अच्छा से अच्छा बनाते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो कैसे किसी हमारे जो लिक्विड्स हैं अलग अलग तरीके के, जैसे वाटर है, जैसे हमारे घी है, मिल्क है, इन सब चीज़ों को हम एज सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, एज बेस यूज़ करते हैं अपनी ड्रग को जो है एनहांस करने के लिए। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये अब हम देखते हैं एक साइंटिस्ट के बारे में। ये लेक्चर ख़त्म करने से पहले हम जो है एक साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने कैसे जो है अपना जो वर्क था जिसमें उन्होंने अलग अलग तरीके की ड्रग्स को जो है डेवलप किया, आइए जानते हैं। तो What inspired आशिमा चैटर्जी टू वर्क ऑन मेडिसिनल प्लांट्स। तो ये हमारी वो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है क्या, आशिमा चैटर्जी। इन्होंने जो है प्लांट्स पर वर्क किया और उनसे उन पे बेस्ड जो है एपिलेप्सी, जो फिट्स वगैरह आते हैं बच्चों को, उन के जो है अगेंस्ट ड्रग्स बनाई, और भी चीज़ों की और भी अलग अलग तरीके की ड्रग्स बनाई, इनको जो है अवार्ड्स भी मिले थे। आइए देखते हैं। तो आशिमा चैटर्जी इज रिनोन्ड फॉर हर वर्क इन डेवलपिंग
एंटी एपिलेप्टिक एंड एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो इन्होंने जो है क्या कौन कौन से ड्रग्स का बनाया था? एंटी एपिलेप्टिक, जो लोगों को फिट्स आते हैं, जो झटके आते हैं, उनके अगेंस्ट ड्रग बनाया था। और मलेरिया का भी जो है ड्रग इन्होंने बनाया था। शी यूज्ड सॉल्वेंट्स and solutions extensively to extract and isolate important compounds from medicinal plants। उन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है सॉल्यूशन और सॉल्वेंट्स को जो है बनाकर उसमें से जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनका जो एक्सट्रैक्ट करा था। कौन सा? क्योरेटिव पावर। उनसे जो हमको ऐसे पार्ट जो थे मेडिसिनल प्लांट के, उनका सॉल्यूशन बनाया और उनसे कैसे पार्ट निकाले? उस सॉल्यूशन से जो क्योरेटिव, जो क्योर करने वाला पार्ट था, उसको निकाल के जो है ड्रग बनाने में हेल्प किया। शी अर्नड डॉक्टरेट ऑफ साइंस। उन्होंने क्या किया? डॉक्टरेट ऑफ साइंस उनके पास जो थी उसकी डिग्री थी। साथ ही साथ वो जो है सेकेंड इंडियन वीमेन बनी टू डू सो आफ्टर जानकी अमाल। तो जानकी अमाल के बाद जो है डॉक्टरेट ऑफ साइंस किसके पास थी? सेकेंड इंडियन वीमेन जो थी जिनके पास डॉक्टरेट ऑफ साइंस थी वो थी आशिमा चैटर्जी। ठीक है। शी बिकेम फर्स्ट वुमेन टू रिसीव शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। अब यहाँ पर इनको पहली ये ऐसी विमेन थी, विमेन की जिनको जो है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला था। किस फील्ड में? केमिकल साइंस के फील्ड में। मैंने क्या बताया? ये एक केमिकल साइंटिस्ट थी। तो केमिकल साइंस के फील्ड में जो है इनको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला था और इनको ऑनर किया गया था किससे? पद्म भूषण अवार्ड से भी। ठीक है। तो ये जो हमारी साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या किया? सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस का जो नॉलेज था उसको बहुत ही जो है अच्छे से यूज़ किया और अलग अलग सॉल्यूशंस बनाकर उसमें से जो प्लांट के जो एक्सट्रैक्ट्स थे उनके बेनिफिशियल पार्ट को निकालकर मेडिसिन बनाया। ठीक है। आ गई बात समझ में? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। और हमने आज देख लिया कि सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स की जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हैं वो भी हाई क्वालिटी में हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।